दोस्तों नमस्कार। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने चैनल पर जिसका नाम है शिवालिक प्रगति सेंटर। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन चल रही होंगी। कुछ लोगों के एग्ज़ाम्स हाल ही में आने वाले हैं, जैसे जेबीटी का जो टैट है वो अभी इस महीने भी होगा और नेक्स्ट मंथ भी ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सामान्य ज्ञान के जो सवालों को आपके साथ आज मैं डिस्कस करूँगा, उसमें मैं हाल ही में जो इससे पहले जो टैट हुआ है जून 2022 में टैट जेबीटी का जो टैट हुआ है उसमें जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको पसंद आए दोस्तों। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए आपका अधिक समय ना लेता हुआ आज इस वीडियो में देखते हैं पहला सवाल। और आज का पहला सवाल है, निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए ऊना, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी हमीरपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, आसान सा सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। देखिए दोस्तों, इस तरह के कई सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूछा गया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इस सवाल का जो सही जवाब है हमीरपुर। अगर आपको सवाल पूछा हो गया होता कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा ज़िला है जिसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो उस सवाल का जवाब होता कांगड़ा। कांगड़ा में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ज़िला है। आपको सवाल पूछा गया होता कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या कौन से ज़िले में है, तो इस सवाल का जवाब होगा लाहौल स्पीति। अगर सवाल पूछा गया होता कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ज़िला, तो इस सवाल का जवाब भी होगा लाहौल स्पीति। अगर आपको सवाल पूछा गया होता कि क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो इस सवाल का जो जवाब दोस्तों वो भी लाहौल स्पीति ही होगा। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, वो तकरीबन 25%, 24 पॉइंट कुछ होगा, तो तकरीबन मैंने कहा 25%। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आपको सवाल पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के हिसाब से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है, तो उस सवाल का जवाब जो होगा वो होगा हमीरपुर। आपको सवाल पूछा जा सकता है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो तकरीबन 2%। इसी तरह से आपको हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जा सकती है, जनसंख्या घनत्व पूछा जा सकता है। तो 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जो सेंसस हुए थे उसके हिसाब से हिमाचल प्रदेश का टोटल पॉपुलेशन है, माफ़ करें, टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो सेंसस को आप ज़रूर देख के जाइए, कई तरह के सवाल जो सेंसस में से बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122। हिमाचल प्रदेश में कहलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी लाहौल, ऑप्शन सी कुल्लू, ऑप्शन डी ऊना। तो आसान सा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में भाषा बोली जाती है कहलूरी। बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था। और लाहौल स्पीति में लाहौली बोली जाएगी, कुल्लू में कुल्वी बोली जाएगी। इस तरह से अलग अलग ज़िलों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप चेक कर लीजिएगा कौन से ज़िले में कौन सी भाषा बोली जाती है। जेबीटी का जो टैट है उसमें सवालों को बहुत मुश्किल नहीं पूछा जाता दोस्तों। अगर आप अब तक पुराने जितने भी टैट के जो एग्ज़ाम हुए हैं जेबीटी के ज़्यादा से ज़्यादा टैट टीजीटी का जो टैट हुआ है उसको भी अगर आप देखें तो सामान्य ज्ञान आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो और इवन हमने जो जेबीटी के जो वीडियोस आपके लिए बनाए हैं उन्हीं में से बहुत सारे सवालों को अगर आप देखोगे तो उन्हीं में से बहुत सारे सवाल रिपीट होते हैं। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जीके के अलावा देखिए जेबीटी का जो एग्ज़ाम होता है, जेबीटी का जो टैट होता है, इसमें 30 नंबर का जीके होगा, 30 नंबर का हिंदी, 30 नंबर का इंग्लिश, 30 नंबर का साइकोलॉजी और 30 नंबर का मैथ्स होगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा ध्यान जो है जीके में लगाइए, सभी सेक्शंस को आप अच्छे से पढ़िए। अगर टीजीटी टैट है तो उसमें क्योंकि सामान्य ज्ञान के सवाल ज़्यादा होते हैं, तो उसमें सामान्य ज्ञान को आप बहुत बढ़िया करते हो तो आप टैट को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। 1989 में प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए श्री केशव, ऑप्शन बी श्री जयदेव किरण, ऑप्शन सी श्री श्याम चौधरी, ऑप्शन डी श्री यशपाल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, जो है श्री जयदेव किरण को 1989 में जो प्रथम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम पुरस्कार दिया गया वो श्री जयदेव किरण को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124। और क्वेश्चन नंबर 124 है कि चमीरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? और इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो जो ऑप्शन है सतलुज, यमुना, ब्यास, रावी,
तो चमेरा जल विद्युत परियोजना 2 है दोस्तों, ये चंबा में है और चंबा में ब्यास माफ़ करें ऑप्शन डी जो है रावी नदी बहती है, तो चमेरा जल विद्युत परियोजना रावी नदी पर बनाया गया है। जल विद्युत परियोजनाएं एग्जाम में जाने से पहले ज़रूर देखें, कई बार कई तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने में मिलेंगे। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है जो लारजी जल विद्युत परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो ये ब्यास नदी पर है। सवाल पूछा जा सकता है जो कोल डैम है, कोल डैम जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर है, तो वो जो है वो सतलुज नदी पर है। इसी तरह से आपको सवाल पूछा जा कई बांधों को पूछा जाता है कि कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है। जैसे आपको सवाल पूछा गया कि भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। आपको सवाल पूछा गया कि गोविंद सागर माफ़ करें आपको सवाल पूछा गया कि गोविंद सागर झील जो है इसका निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनाने से हुआ है, तो इसका जवाब भी होगा भाखड़ा माफ़ करें सतलुज नदी इसका आंसर होगा। आपको सवाल पूछा जा सकता है पौंग डैम जो है कांगड़ा में, पौंग बांध, तो वो कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो वो बनाया गया है ब्यास नदी पर। जल विद्युत परियोजनाएं, कई जल विद्युत परियोजनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। अगर आपको सवाल पूछा जाए हिमाचल प्रदेश की वो पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पर शुरू की, तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा दोस्तों वो गिरी परियोजना होगा। गिरी परियोजना जो सिरमौर में है, गिरी नदी पर ये बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 125 और क्वेश्चन नंबर 125 है कि वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी भगत सिंह कोश्यारी, ऑप्शन सी राहुल नार्वेकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर हुआ है जैसे मैंने आपको बताया ये जून 2022 में हुआ है, अभी चल रहा है, अभी अक्टूबर 2023 चल रहा है। भगत सिंह कोश्यारी जून 2022 में जब ये एग्ज़ाम हुआ तो उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। आज की डेट में अगर आपको पूछा जाए वर्तमान में, तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो है रमेश बैस। राज्यपाल आपको मालूम होने चाहिए, खासकर वो राज्यपाल जो नए नियुक्त हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे राज्यपाल देखने हैं, सभी के सभी स्टेट्स के 28 स्टेट्स के आपको राज्यपाल देखने हैं। तो आप जो नए नियुक्त हुए हैं उनको आप देख सकते हो, वहीं से एग्जाम में सवाल बनते हैं। इसके अलावा आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल से आपको सवाल पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। देखिए भारतीय संविधान में राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर के कोई बात नहीं है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद को ग्रहण करता है, यानी कि राष्ट्रपति का जो जब तक खुशी होगी तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा राज्यपाल से और भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यपाल बनने के लिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, तीनों बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपको 35 ईयर्स होनी चाहिए। आपको इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल अगर पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 126 और क्वेश्चन नंबर 126 है कि एलपीजी का विस्तृत रूप क्या है। ऑप्शन ए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी लाइट पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी लो पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी है लाइम पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूरा जो नाम है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। घरों में जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं वो एलपीजी होती है। आपको सवाल पूछा जा सकता है एलपीजी में मुख्य रूप में कौन कौन सी गैसें होती हैं। तो ध्यान रखें एलपीजी में एक गैस तो होती है ब्यूटेन और दूसरी होती है प्रोपेन। आपको पूछा जाए इनमें से भी मुख्य गैस कौन सी होती है तो आंसर होगा ब्यूटेन। अदरवाइज एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती हैं। एलपीजी यानी कि घरों में जो घरेलू जो गैस है दोस्तों, इसमें कई बार गैस का रिसाव हो जाता है, कई बार गैस लीक हो जाती है। तो लीकेज का पता लगाने के लिए, गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें एक और गैस मिलाई जाती है गंध के लिए। तो उसका नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। तो आपको अगर सवाल पूछा जाए कि एलपीजी में से गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सी गैस उसमें मिलाई जाती है तो वो है इथाइल मरकैप्टन। इसके अलावा और भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपको एलपीजी का पूरा फॉर्म पूछा गया है। आपको पूछा जा सकता है सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है। तो सीएनजी के फुल फॉर्म जो होगी वो होगी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आपको सवाल पूछा जा सकता है सीएनजी में मुख्य रूप में कौन सी गैसें होती हैं। तो सीएनजी में एक तो होती है मीथेन जिसका फॉर्मूला है CH4 और दूसरी होती है इथेन। इनमें से मुख्य रूप में पूछा जाए तो सीएनजी में मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट अगर आपको सवाल पूछा जाए, एक गैस का रिसाव हुआ था MIC मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 में भोपाल गैस त्रासदी जो हुई है उसमें एक गैस का रिसाव हुआ तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट।
आपको सवाल पूछा जा सकता है कि हास्य गैस बताइए। हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसको हम हास्य गैस भी कहते हैं। इस तरह से कई तरह के कई सवाल आपको और बन सकते हैं। जैसे आपको सवाल पूछा जा सकता है फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, तो इसका आंसर होगा इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा एथिलीन। एथिलीन जो है ये फलों को पकाने वाली गैस है। तो इस तरह से कई सवालों को आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127, और क्वेश्चन नंबर 127 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 9 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 9 मई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। डेज एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखें दोस्तों। कई डेज, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सवाल पूछा जा सकता है मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो मतदाता दिवस हम मनाते हैं 25 जनवरी को। आपको सवाल पूछा जा सकता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है। महिला दिवस, तो महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला दिवस। आपको पूछा जा सकता है जल दिवस बताएं, तो जल दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस बताएं, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। आपको सवाल पूछा जा सकता है मजदूर दिवस, मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। आपको सवाल पूछा जा सकता है रेड क्रॉस डे, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को। आपको सवाल पूछा जा सकता है जो थल सेना दिवस है कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। आपको सवाल पूछा जा सकता है जल सेना दिवस बताइए कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है, बहुत सारे डेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे अध्यापक दिवस हो गया 5 सितंबर को, पर्यावरण दिवस हो गया जून के पहले हफ्ते में ये मनाया जाता है, जो 5 जून को ये यूजुअली होता है। आपको सवाल पूछा जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय अध्यापक दिवस बताइए, तो वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो डेज आप जो इंपॉर्टेंट हैं उनको ज़रूर देख के जाइए। कई बार एक ही एग्जाम में 2 से 3 डेज पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन ए नगरकोट, ऑप्शन बी त्रिगर्त, ऑप्शन सी पालमपुर, ऑप्शन डी बुशहर। तो कांगड़ा का जो पुराना नाम था दोस्तों वो है ऑप्शन बी, त्रिगर्त कांगड़ा का पुराना नाम है। आपको पूछा जा सकता है नूरपुर का पुराना नाम बताइए, तो नूरपुर का पुराना नाम है धमेरी। आपको सवाल पूछा जा सकता है पठानकोट का पुराना नाम बताइए। पठानकोट का पुराना जो नाम है वो है प्रतिष्ठानपुर जो है ये पठानकोट का पुराना नाम है। इवन आपको सवाल पूछा जा सकता है सुंदरनगर का पुराना नाम बताइए, तो सुंदरनगर का पुराना नाम है बनेड़। आपको सवाल पूछा जा सकता है कीरग्राम किसका पुराना नाम है, कीरग्राम जो है ये बैजनाथ का पुराना नाम है। आपको सवाल पूछा जाए ब्रह्मपुर किसका पुराना नाम है, तो ब्रह्मपुर जो है ये भरमौर का पुराना नाम है। आपको सवाल पूछा जाए, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कहलूरी भाषा जो कहलूर यानी कि बिलासपुर में बोली जाती है, तो बिलासपुर का पुराना नाम है कहलूर, ब्यासपुर भी हम इसको कहते हैं। आपको सवाल पूछा जा सकता है सराहन का पुराना नाम बताइए, तो सराहन का जो पुराना नाम है वो है शोणितपुर। सराहन का पुराना नाम शोणितपुर। ऊना का पुराना नाम होगा जसवां, नालागढ़ का पुराना नाम होगा हिंडूर। इस तरह से एग्जाम में पुराने नाम अगर पूछे जाएं, यही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर करके आप एग्जाम में जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, और क्वेश्चन नंबर 129 है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अगर आपको सवाल पूछा होता आईएमए कहाँ पे है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तो माफ़ कीजिए भारतीय सैन्य अकादमी अगर आपको पूछा गया तो ये भी उत्तराखंड में ही है, ये भी उत्तराखंड में ही है भारतीय मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आपको सवाल पूछा जाए नेशनल डिफेंस एकेडमी बताइए, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र के खड़गवासला में है। ये आपको एग्जाम में इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है, 130 नंबर पे जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान के भाग 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें से मौलिक कर्तव्यों का जो जिक्र किया गया है वो भारतीय संविधान के भाग 4 क में किया गया है, 4A में। भारतीय संविधान का भाग 4 जो है वो DPSP राज्य के लिए नीति निदेशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान के भाग 3 में है मूल अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की हृदय तथा आत्मा भी कहते हैं। ये भारतीय संविधान के भाग 3 में है।
अगर पूछा जाए भारतीय संविधान के भाग 5 में, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में है संघीय कार्यपालिका, और भारतीय संविधान के भाग 2 में है दोस्तों नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 1 में है राज्य और उसकी सीमाएं। भारतीय संविधान का भाग 9 एग्जाम में पूछा जाता है पंचायती राज। 9 को पूछा जाता है नगर पालिकाएँ। भाग 15 आपसे पूछा जा सकता है चुनाव आयोग। भाग 12 पूछा जा सकता है वित्त आयोग। भाग 17 पूछा जा सकता है भाषाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाषाएं भारतीय संविधान के भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 350-51 तक है। और अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 8वीं। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है इमरजेंसी आपातकाल भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 18। सवाल पूछा जाए संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 20। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 131 है वंदे मातरम के लेखक कौन है। कई बार अपने एग्जाम्स में ये मैं आपको बात बता चुका हूँ। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रगीत है, जिसको लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और सबसे पहले इसको 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है वंदे मातरम या भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, पर वो गाया गया 1911 में। इन पर मैं पहले भी कई बार जो वीडियोस में कई बार इनको डिस्कस कर चुका हूँ। आप एक बार पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। कई बार इनको गाने का समय पूछा जाता है, तो आप पुराने वीडियोस ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 132, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 से 1922 तक चला। दोस्तों अगर आप जीबीटी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने जो टीजीटी का जो टैट होता है उस पर भी वीडियोस बनाए हैं, उनको ज़रूर देखें दोस्तों। सामान्य ज्ञान के सवाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, कई सवालों को वहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है, उन्हें भी ज़रूर देखें। और बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर ही रहूँगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का नारा अगर पूछा जाए किसने दिया, कब दिया, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर अधिवेशन, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की सिंगापुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई, सिंगापुर। किसके द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब, 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 133 है चंबा राज्य का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए चंपेश्वर सिंह, ऑप्शन बी मेरू वर्मन, ऑप्शन सी साहिल वर्मन, ऑप्शन डी सातवाहन। इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी, चंबा राज्य का संस्थापक आपको पूछा गया मेरू वर्मन। चंबा शहर का संस्थापक अगर पूछा गया होता तो आंसर होता साहिल वर्मन। साहिल वर्मन में चंबा शहर की स्थापना अपने पुरोहित चरपटनाथ और अपनी बेटी चंपावती के नाम से की। चंबा शहर का नाम पहले चंपापुर हुआ करता था, फिर वो चंबा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, और क्वेश्चन नंबर 134 है, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शुगर जो है, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है दोस्तों, वो है लैक्टोज शुगर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चीनी का वैज्ञानिक नाम अगर आपको पूछा जाए तो सुक्रोज है। सुक्रोज का फॉर्मूला पूछा जाए C12H22O11, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा गया। लैक्टोज का भी सूत्र यही है, लैक्टोज का सूत्र आपको पूछा जा सकता है। सबसे मीठी शर्करा अगर पूछा जाए, सबसे मीठी शर्करा तो क्या है, तो आंसर होगा फ्रक्टोज। सवाल पूछा जा सकता है फ्रक्टोज किस में पाई जाती है, तो जो फलों का रस होता है और जो शहद होता है उसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 135 है, और क्वेश्चन नंबर 135 वो है कि आर्द्रता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर, और ऑप्शन डी है हाइड्रोमीटर। इस सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर जो है ये ह्यूमिडिटी को मापने का यंत्र है। इसके अलावा बैरोमीटर जो है ये मापता है वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र अगर पूछा जाए
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने का यंत्र पूछा जाए, वायुमंडलीय दाब को, आंसर होगा बैरोमीटर। सवाल पूछा जाए थर्मामीटर मापता है ताप को, तापमान को मापता है थर्मामीटर। अगर पूछा जाए उच्चतम तापमान को कौन सा यंत्र मापता है, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पायरोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, पायरोमीटर। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है समुद्रों की गहराई को मापने का यंत्र बताइए, तो आंसर हो जाएगा फैदोमीटर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछा जाए ऊंचाई को मापने का यंत्र, तो आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई को मापने का यंत्र है। आपको पूछा जाए विद्युत धारा या विद्युत धारिता को मापने का जो यंत्र है, वो उसका आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछा जा सकता है आपको कि जो भूकंप के जो झटके हैं उनकी तीव्रता या जो भूकंप को मापने का जो यंत्र है उसको हम रिएक्टर स्केल या सिस्मोग्राफ कहते हैं। सो इस तरह से आपको कई और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जाने से पहले उनको ज़रूर देख के जाइए दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, इसको शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।